किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम हेलो किसान, जिसमें हम करते हैं अपने किसान भाइयों की समस्या का समाधान। जी हाँ दोस्तों, हेलो किसान कार्यक्रम लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं और हर बार की तरह अलग अलग विषय हम लेकर आते हैं। इस कार्यक्रम में आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं और आप अब इस कार्यक्रम में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि आप सीधा कार्यक्रम में जुड़ते हैं और अपने सवाल पूछते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के विषय से और जानते हैं कि आज हेलो किसान कार्यक्रम में हम कौन से विषय लेकर आए हैं और कौन से विषय से जुड़कर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो हेलो किसान कार्यक्रम में आज हम दो विषय पर चर्चा करेंगे। हर बार की तरह हम अलग अलग विषय लेकर आते हैं और आपकी समस्या का समाधान करते हैं। यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है और इस कार्यक्रम के जरिए आप तक खेती किसानी में जो बदलाव आ रहा है उस बदलाव को लाने की कोशिश रहती है। आज हम बात करेंगे दो विषयों पर। केले की खेती का प्रबंधन कितना महत्वपूर्ण है, कैसे करना चाहिए, क्या क्या बातें आपको केले की खेती में ध्यान रखना चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही जो दूसरा विषय हमारा रहेगा वो रहेगा मोटे अनाज का खाद्य प्रसंस्करण। मोटे अनाज का खाद्य प्रसंस्करण, कैसे आप मोटी कमाई कर सकते हैं और कैसे इसमें पोषण अनाज को सुरक्षित कर सकते हैं, ये भी हम जानेंगे। और जानेंगे कि मोटे अनाज से कैसे रोजगार भी पैदा होता है और उसके खाद्य प्रसंस्करण से कैसे स्वरोजगार लिया जा सकता है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। अब इन दोनों विषयों से जुड़े हुए आपके कोई भी सवाल हैं तो आपको पता है आपको क्या करना है। आप 3 माध्यमों से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पहला, टोल फ्री नंबर से। टोल फ्री नंबर नोट कर लीजिए 1800-113060, 1800-113060। लेकिन फोन करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है? एक तो आपके टेलीविजन की आवाज कम हो, दूसरा आपके फोन में पर्याप्त नेटवर्क स्थापित हो ताकि एक बेहतर संवाद को बनाया जा सके और आपकी समस्या का जो समाधान है वो सही तरीके से किया जा सके। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 8800520717। व्हाट्सएप करते समय भी आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप जहां से अपना सवाल हमें लिख के भेज रहे हैं, अपना नाम सवाल के साथ और जगह का नाम लिखना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा तीसरा विकल्प आपके पास है ईमेल का। आप हमारी ईमेल आईडी का इस्तेमाल करके इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। आप ईमेल आईडी नोट कर लीजिए hellokisan2015@gmail.com। तो इन 3 माध्यमों का इस्तेमाल कीजिए, हेलो किसान के इस कार्यक्रम से जुड़िए और इन दोनों विषय से जुड़े आपके कोई भी सवाल हैं तो सवाल पूछ डालिए। तो शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की और मिलते हैं अब उन गेस्ट से जो करते हैं आपकी समस्या का समाधान और इस कार्यक्रम की है आन बान शान। तो स्वागत करते हैं डॉक्टर राकेश सिंह सेंगर जी का। सर, आपका बहुत स्वागत है। आप विभागाध्यक्ष हैं पादप एवं प्रौद्योगिकी संभाग, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश से। इसके साथ ही आज हमारे साथ दूसरी खास मेहमान स्काइप के जरिए जुड़ी हुई हैं डॉक्टर चमनदीप कौर जी। मैडम, आपका भी बहुत स्वागत है। आप वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र माधोपुर, राजस्थान से। डॉक्टर चमनदीप कौर जी का स्वागत कर लेते हैं, दूसरे एक्सपर्ट हैं आज हमारे साथ और दूसरे विषय पर यानी मोटे अनाज के खाद्य प्रसंस्करण पर इनसे जानकारी लेंगे। मैडम, आपका स्वागत है। आप वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र सवाई माधोपुर, राजस्थान से। शुरुआत करते हैं चर्चा की। सबसे पहले डॉक्टर राकेश जी का रुख करते हैं। डॉक्टर राकेश जी, केले की खेती में हमारे देश के खेती के क्षेत्र में केले की खेती का क्या योगदान है? आज भारत में केले का उत्पादन किस स्तर पर हो रहा है और किसानों को इससे कितना फायदा होता है? शुरुआत में सबसे पहले ये बताइए। केले की खेती को यदि देखा जाए तो भारत में बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है और यदि फलों के उत्पादन की बात करते हैं तो केला का स्थान प्रथम है जी। और यदि फलों में देखा जाए तो करीब 32% तक केला ही फल के रूप में उत्पादित किया जाता है और इसकी खपत इतनी ज़्यादा है कि ये पूरे साल लोगों को आसानी से उपलब्ध होता है। लोग इसको खाना पसंद करते हैं और इसकी कीमत भी अच्छी मिलती है। इसके अंदर पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और कई तरह के मल्टीविटामिन्स होते हैं जिसके कारण लोग इसको खाना पसंद करते हैं और सेहत के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है। जब ये सेहत के लिए अच्छा होता है तो इसकी डिमांड भी लगातार बढ़ती जा रही है। विदेशों में भी इसकी मांग बहुत ज़्यादा है और भारत इसमें नंबर 1 उत्पादक होने के कारण विदेशों में बहुत आसानी से इसको भेज भी रहा है। देखा जाए यदि हमारे किसान भाई केले की खेती करना प्रारंभ करते हैं तो उनकी आय में काफ़ी इजाफा होता है। किसान भाइयों को चाहिए कि वो समय से अपने खेत की तैयारी करें और तैयारी के उपरांत केले का उत्पादन यदि करेंगे तो उनकी आय निश्चित रूप से काफ़ी बढ़ सकेगी। जी, यानी केले की खेती से हमारे किसान भाइयों को मजबूती मिल रही है और न केवल हम उत्पादन में अच्छे हैं बल्कि हम इसके एक्सपोर्ट में भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसके बारे में और कुछ खास जानकारी जानेंगे और जानेंगे कि केले की खेती का प्रबंधन किस प्रकार से करना चाहिए। लेकिन उससे पहले इस विषय से जुड़ी हुई एक खास रिपोर्ट पर आइए नजर डाल लेते हैं।
युक्त मातृ पौधों से तलवारी पत्ती वाली भूस्तारियों का चयन करें। केले की किस्मों जैसे नेंद्रन, रसथली, ने पूवन और पूवन के लिए 3 से 5 महीने पुराने आकार में एक समान 1 से 1.5 किलो के भूस्तारी का उपयोग करें। कर्पूरवल्ली और लाल केले जैसी लंबी अवधि की किस्मों के लिए 1.5 से 2 किलोग्राम वजन वाले थोड़े बड़े भूस्तारियों का उपयोग किया जाना चाहिए। फसल को प्रकंद सूंडी और सूत्रकृमि से बचाने के लिए रोपाई से पहले कार्बोफ्यूरॉन 3%, CG 50 ग्राम में प्रति जड़ों को डुबोएं और उसके बाद 72 घंटों के लिए छांव में सुखाएं। फ्यूजेरियम म्लानी की रोकथाम के लिए जड़ों को कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में 15 से 20 मिनट के लिए डुबोएं। इस तरह केले की खेती का प्रबंधन करके आप अच्छी फसल ले सकते हैं। तो देखा आपने कि इस रिपोर्ट के जरिए किस प्रकार से केले की खेती का प्रबंधन किया सकता है और किन बातों का ध्यान रखा जा सकता है जिससे आपको फसल उत्पादन में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे विषय का रुख करते हैं डॉक्टर चमनदीप कौर जी का और जानते हैं कि मोटे अनाज का खाद्य प्रसंस्करण कितना ज़रूरी है और किस तरीके से खाद्य प्रसंस्करण को अपनाकर किसान भाई अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर चमनदीप जी, मोटे अनाज का खाद्य प्रसंस्करण कितना ज़रूरी है और कहते हैं कि जब हमारा उत्पादन इस स्तर पर बढ़ जाए तभी हम प्रसंस्करण के बारे में सोचते हैं। मोटे अनाज का उत्पादन हमारे देश में अभी कितना है, किसान भाइयों को इससे कितना फायदा हो सकता है और खाद्य प्रसंस्करण हमें क्यों करना चाहिए, खाद्य प्रसंस्करण ही क्यों करें और क्या विकल्प हो सकते हैं इसके अलावा? जी देखिए, जो भारत जो है वो लगभग 13.1 टन सबसे टॉप पर पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मिलेट्स जो हैं उनको ग्रो करता है। जी। ज्वार है, बाजरा है सबसे ज्यादा, और उसमें भी जो हमारा जो राजस्थान है वो सारे स्टेट्स में सबसे ज्यादा उगाता है बाजरे को। तो एक तो ये सबसे ज्यादा अच्छी बात है कि इससे इंडिया के जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो है मिलेट का वो भी काफी अच्छा होता है, आउट ऑफ कंट्री भी ज्यादा अच्छा जाएगा। प्लस इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यूज भी बहुत अच्छी हैं फूड हैबिट्स में, अगर हम इसको डेली में लेकर के आते हैं, क्योंकि जो 2023 था 2023 वो इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया गया था ओवरऑल द वर्ल्ड। तो उसका मेन पर्पस यही था कि ये हेल्थ वाइज बहुत अच्छे होते हैं, बट हमारी फूड हैबिट से ये कहीं ना कहीं दूर जाते जा रहे हैं। लगभग 2 डेकेड से 20 साल से तो हम बाजरे की रोटी खाना बहुत कम कर चुके हैं शहरी परिवेश में। तो जो बाजरे के हम प्रसंस्करण की बात करें तो उसमें केक है, कुकीज हैं, चॉकलेट्स भी बनती हैं, बिस्किट्स भी बनते हैं, लड्डू भी बनते हैं, और भी काफी खाद्य पदार्थ बनते हैं। अब तो बहुत से रेस्टोरेंट्स भी हैं। तो उन सब चीजों से हमारी एक तो फूड हैबिट्स अच्छे से बने, प्लस हम अगर अपना कोई, जैसे गवर्नमेंट ने बहुत सी स्कीम्स भी इससे रिलेटेड लॉन्च करी हैं, जैसे PMFME स्कीम है, उसके अंतर्गत भी अगर हम बाजरे से रिलेटेड प्रोडक्ट्स का, बेकरी से रिलेटेड कुछ भी अगर हम खोलते हैं तो उसमें भी काफी अच्छे हमें मापदंड और काफी अच्छी सब्सिडी मिलती है, फार्मर्स को भी, फार्मिंग कम्युनिटी को भी, जी। FPO को भी, SHG को भी, और अगर इंडिविजुअल अगर एंटरप्रेन्योर कोई करना चाहता है तो उन्हें भी। तो इसी चीज के ऊपर फोकस करते हुए बाजरे का बहुत अच्छा बिजनेस वैल्यू के अकॉर्डिंग भी बहुत अच्छा है, हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा है, न्यूट्रिशन वाइज भी बहुत अच्छा है, प्लस हमारा इंडिया सबसे टॉप पर ग्रो करता है बाजरे को और मिलेट्स को। तो इस चीज को देखते हुए ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट प्ले करता है। अगर हम इसको बहुत ही कीन तरीके से अगर फोकस करें हर चीज के ऊपर तो ये बहुत अपनी एक इम्पोर्टेंस रखता है। जी, तो खाद्य प्रसंस्करण जो मोटे अनाज का करने से कितने कितने उत्पाद बना सकते हैं, आपने बाजरे का एक उदाहरण सुना। इसके अलावा जो हमारे तमाम ऐसे श्रेय अन्न हैं जिसका हम खाद्य प्रसंस्करण करके तमाम ऐसे उत्पाद बना सकते हैं, इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले इस विषय से भी जुड़ी एक आइए रिपोर्ट देख लेते हैं।
के साथ मोटा अनाज आधारित उत्पादों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना यानी PLIS-MBP शुरू की है। बता दें कि मोटे अनाजों का प्रसंस्करण करके कई तरह के उत्पाद बनाए जा सकते हैं। महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाकर मोटे अनाज से कई तरह के उत्पाद बना सकती हैं। जौ, बाजरा और रागी से बिस्किट, चिप्स और नमकीन बना सकते हैं। मोटे अनाज से छोटे बच्चों के लिए भी भोजन बनाया जा सकता है। मोटे अनाज का प्रसंस्करण करके इनसे रोटियां भी बनाई जा सकती हैं। ज्वार से चॉकलेट, मफिन्स, पानी पूरी, बर्फी और समोसा बना सकते हैं। तो बाजरे से मुठिया, लड्डू और रागी से बालूशाही और पकौड़ी बनाई जा सकती हैं। मोटे अनाज से अलग अलग उत्पाद बनाने के लिए आप नई नई तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरू में व्यवसाय की शुरुआत छोटे स्तर पर करके बाद में बाजार मांग के हिसाब से व्यवसाय का विस्तार कर सकते हैं। तो मोटे अनाज का खाद्य प्रसंस्करण करके क्या क्या उत्पाद बना सकते हैं और छोटे बिजनेस से लेकर बड़े स्केल तक बिजनेस को पहुंचाने के लिए क्या कुछ उसमें करना होता है, ये तमाम जानकारियां हमने इस रिपोर्ट के जरिए जानी है और इसको कैसे ज़मीनी स्तर पर उतारा जाएगा इसको भी हम लेकर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले रुक करते हैं अपने पहले विषय की तरफ और रुक करते हैं डॉक्टर राकेश सिंह सेंगर जी की तरफ। डॉक्टर राकेश जी, हम बात करें केले की खेती को लेकर अपने देश के अंदर, अगर मैदानी इलाकों की बात करें और साउथ ईस्टर्न की बात करें या साउथ की हम बात करते हैं, दोनों क्षेत्रों में केले की जो उत्पादन की जो विधि है वो एक प्रकार की होती है। केले का उत्पादन 1 हेक्टेयर में क्या सेम होता है? अगर हम बात करें साल भर के उत्पादन को लेकर, साल भर में कितना उत्पादन 1 हेक्टेयर के केले की खेती से लिया जा सकता है? यदि किसान भाई इसका प्रबंधन बहुत अच्छी तरह से करते हैं और उनका जो मिट्टी है उसका भी परीक्षण करा लेते हैं, क्योंकि प्राय देखा गया है कि लोग केले की खेती प्रारंभ कर देते हैं लेकिन मृदा का परीक्षण नहीं कराते। बिल्कुल। इसके लिए जो मृदा का पीएच मान है वो 6.5 से लेकर 7.5 तक होना चाहिए। बिल्कुल। और दोमट मिट्टी होनी चाहिए। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो मिट्टी है वो ज़्यादा भुरभुरी ना हो, जिसमें पानी धारण करने की क्षमता हो, उस खेत का उपयोग यदि करते हैं तो वहाँ पर केले का अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। केले के उत्पादन के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको उसका प्रबंधन, पानी का प्रबंधन, खाद का प्रबंधन और जो केले के घर लगे हुए हैं उनका प्रबंधन ठीक से करते हैं तो आपको कम से कम 1 हेक्टेयर खेत से करीब 1 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर तक इनकम प्राप्त हो जाती है। लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए कि आप जो पौध लगाने जा रहे हैं, पौध आप कहाँ से खरीद रहे हैं, इस बात का ध्यान देना है कि आपकी जो पौध हो वो अच्छी हो। और वो पौध यदि टिश्यू कल्चर की पौध होती है तो उससे सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आपको फल समान मात्रा में समान समय पे मिलते हैं। प्राय देखा गया है कि कुछ किसान भाई अलग अलग जगह से लेके पौधे लगा देते हैं तो उसमें रोग भी आ जाते हैं। उन पौधों के अंदर जो फ्रूटिंग होती है वो अलग अलग समय पे होती है तो उनको काटने में काफी दिक्कत पैदा होती है। इसलिए पौध का सबसे पहले चुनाव करना है और उन पौध का चुनाव करने के उपरांत अपने खेत में व्यवस्थित तरीके से लगाते हैं, जिसमें सभी तरह का प्रबंधन यदि ठीक से करेंगे तो आपको करीब 1 हेक्टेयर से कम 70 से 80 टन केला का फल प्राप्त हो जाता है और उसकी बाजार में कीमत अच्छी प्राप्त होती है। जी, लेकिन इस 70 से 80 टन के उत्पादन को लेने के लिए आपको बताई गई सभी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, जैसे प्रबंधन करना बहुत आवश्यक है और प्रबंधन के अंदर कौन कौन सी बातें आती हैं इसको भी डॉक्टर राकेश सिंह जी ने आपको बेहतर तरीके से बताया। फिलहाल एक दर्शक है, उनका रुख कर लेते हैं। नंदस्वरूप मिश्रा है बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। नंदस्वरूप जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। हेलो जी नंदस्वरूप जी, सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार सर, मेरा नाम नंदस्वरूप मिश्रा है बारा। मैं जानना ये चाहता हूँ कि मोटा अनाज गुड़ों का खजाना है, सस्ता सुगम, इसे खेते में उगाना है, तो ऐसी दशा में जो है अनाज हमारा ज्वार है, रागी है, कुटकी है, कंगना है, सांवा है, बाजरा है, रामदाना हम सोचते समझे जानकार बने तब मोटे अनाज का खाद पसंद करें, तो ऐसी दशा में मैं कहाँ ट्रेनिंग लेनी चाहिए मैं अपना उत्पाद तैयार कर सकें? जी, डॉक्टर चमनदीप कौर जी का रुख करते। डॉक्टर चमनदीप जी हमारे एक दर्शक हैं, नंदस्वरूप मिश्रा बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हैं। ये जानना चाहते हैं कि इस मोटे अनाज के खाद्य प्रसंस्करण को लेकर अगर ये जानकारी लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो कहाँ जाके सीखें, कहाँ से ट्रेनिंग लें, उसके लिए क्या व्यवस्था है हमारे कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा? हाँ जी, देखिए कृषि विज्ञान केंद्र भारत के अंदर लगभग हर जिले के अंदर पाया जाता है, हर स्टेट में। और वहां पर एक होम साइंटिस्ट
की पद होता है, जो मैं भी उसी पद पर हूँ। हमारा काम ही प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन या एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड जानकारी देना है। तो वो वहां पर आपको बाजरे से रिलेटेड पूरी जानकारी, ट्रेनिंग्स आपको करने को पूरे अच्छे से मिल जाएंगी। भले 7 डेज हो या 15 डेज हो, भले 4 डेज हो, वो शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको बकायदा डेमोन्स्ट्रेशंस दे करके बाजरे से रिलेटेड बिस्किट्स हैं, केक्स हैं, या कोई भी है, ज्वार, बाजरा, रागी, इन सब से रिलेटेड। क्योंकि इन सब में जो होता है सिर्फ आटे का ही फर्क होता है, बाकी सारा जो बनाने का जो प्रोसेस है वो सेम ही होता है। तो अलग अलग प्रोडक्ट्स का अच्छे से कृषि विज्ञान केंद्र जो भी जिले में होगा वहां जाकर के संपर्क करें। वहां आपको प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन से रिलेटेड ट्रेनिंग्स दी जाएंगी बहुत ही अच्छे तरीके से। जी डॉक्टर चमनदीप जी, इसके साथ ही अगर हम बात करें मौसम की, अभी मौसम बदल रहा है, सर्दियों से हम गर्मियों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब जैसे महिलाओं के हाथ में रसोइयाँ होती हैं ज़्यादातर हमारे भारत के देश में, तो महिलाओं की कितनी जिम्मेदारी बन जाती है कि अपने घरों में रोज़मर्रा के जीवन में मोटे अनाज को सम्मिलित किया जाए। और घरेलू स्तर पर अगर हम बात करें तो रसोई के अंदर में क्या कुछ उत्पाद अभी के समय में बनाए जा सकते हैं, और आने वाला जो मौसम है वो गर्मियों का होने वाला है, तो गर्मियों के सीज़न में हम क्या ऐसे उत्पाद बनाएं रसोई के स्तर पर जिससे परिवार भी पोषित रहे और मोटे अनाज का प्रयोग भी कर सकें? जी देखिए, जैसे मोटे अनाज में बाजरा ही नहीं आता, इसमें ज्वार भी आता है, रागी भी आता है, और भी सामक भी है। और बल्कि हम जो नवरात्रों के अंदर खाते हैं, राजगिरी का आटा, कुट्टू है, सामक है, सामा है, इन सब चीजों की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। बट हम इनको साल में सिर्फ 9 दिन खा करके ही उसके बाद में नहीं खाते हैं। तो उन सब चीजों को हम वीकली, थोड़ा वीक में 2 या 3 बार खाना स्टार्ट करें, जिससे हमारा न्यूट्रिशन लेवल भी अच्छा हो जाएगा। प्लस साथ के साथ हमें टेस्ट में भी काफी वैरायटी मिलेगी। और उसके साथ अगर हम बात करें तो जैसे काफी रेसिपीज हैं इन सब चीजों से रिलेटेड। हम बात करें तो इससे डोसा भी बन जाता है, और इडली भी बना सकते हैं। साथ में हम साथ में करें तो बहुत पराठे भी बन जाते हैं इन सब चीजों के, और बिस्किट्स हैं, या हम बात करें जो मटर है, नमक पारे हैं, इन सब चीजों की, केक्स हैं। तो ये सब चीजें भी घर पे बहुत इजीली बनाई जा सकती हैं। और हम बात करें जैसे जिस तरीके से मैदा है, मैदा थोड़ा सा हार्मफुल होता है, डेली यूज में हम खाते हैं, तो उसको हमको सिर्फ आटे को ही चेंज करना है। उसकी जगह हम ज्वार, बाजरा, रागी, इन सब के आटे का यूज करके, और आप सेम प्रोडक्ट्स घर पे बनाए जा सकते हैं, जो कि हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छे होते हैं। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जैसे हार्ट डिजीजेज हैं, पीसीओडी है, या मैगी भी, आजकल तो मिलेट मैगी भी आने लगी है। तो इन सब चीजों का हम उपयोग करें, मूव टू द हेल्दी वे टू लिव अ हेल्दी लाइफ। सो हम इन सब चीजों का ईटिंग अपनी हैबिट्स में डालेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा, और इससे हमें कार्डियक प्रॉब्लम भी बहुत कम होगी, हमारा वेट भी गेन नहीं होगा। बल्कि हम आटा और मैदा जितना खाते हैं हम वेट भी ज्यादा उस चीजों से कंज्यूम करते हैं। तो ये सब डाइटरी पैटर्न हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी, तो कहीं ना कहीं पोषण की दृष्टि से देखा जाए तो अगर मोटे अनाज के खाद्य प्रसंस्करण किए गए जो उत्पाद हैं उसका सेवन आप रोजमर्रा के जीवन में करेंगे तो बहुत से बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल एक दर्शक है, उनका रुख कर लेते हैं। इंद्र सिंह है, उज्जैन मध्य प्रदेश से। इंद्र जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। हेलो जी इंद्र जी, सवाल पूछिए। हाँ सर, नमस्कार। मैं इंदर सिंह जादौन, ग्राम मताना कला, जिला उज्जैन से बोल रहा हूँ। जी नमस्कार। मेरा डॉक्टर साहब से ये प्रश्न है कि टिश्यू कल्चर से जो पौधे तैयार करते हैं, तो ये टिश्यू कल्चर क्या टेक्निक है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। जी डॉक्टर राकेश सिंह जी, टिश्यू कल्चर पर थोड़ा सा जानकारी दीजिए। ये आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है। टिश्यू कल्चर के लिए जो लेबोरेटरी है वो तैयार की जाती है, और इसमें वैज्ञानिक का काम ये होता है कि जो पौधे हैं, ऐसे पौधे को छांट के लाया जाता है लैब के अंदर जिसका उत्पादन बहुत अच्छा होता है और वो डिजीज फ्री हो। तो वैज्ञानिक ऐसे प्लांट का चुनाव करते हैं, और उस प्लांट को लाने के बाद अपनी लैब के अंदर उन जो एपिकल पोर्शंस है पौधे का उसको रखते हैं, बॉटल्स के अंदर रखते हैं, फिर धीरे धीरे उसमें न्यूट्रिशन देते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं। जब ये पौधे करीब 3-4 महीने के हो जाते हैं, उनकी साइकिल्स को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं, और कम से कम हम एक प्लांट से, कोई एक प्लांट जो एक्स प्लांट कहलाता है, उसको लेके 1 साल के अंदर टिश्यू कल्चर लैब में हम 2 से 3 लाख पौधे आसानी से बना सकते हैं। और उन पौधों की खास बात ये होती है कि वो डिजीज़ फ्री प्लांट होते हैं,
क्योंकि हम लोग ऐसे पौधे का चुनाव करते हैं जिसका घार का साइज अच्छा हो, पौधे में फल बहुत ज़्यादा लगते हों, उसका वजन भी अच्छा हो और वो रोग रहित हो। तो इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। तो इसलिए टिश्यू कल्चर के पौधे कम समय में अधिक से अधिक रोग मुक्त पौधे बनाकर बाजार में बेचे जाते हैं। इससे किसानों को ये फ़ायदा होता है कि जब वो टिश्यू कल्चर पौधा लगाते हैं तो सबसे पहले एक समान हाइट के वो पौधे होते हैं, उनको किसी भी तरह से लगाया जाता है, उनमें मोर्टेलिटी का बहुत कम डर रहता है। दूसरा, उसमें फ्रूटिंग बहुत अच्छी होती है और सबसे प्लस पॉइंट वो है कि एक ही समय पे लगभग 2-4 दिन के आगे पीछे उस पर फ्रूट्स लग जाते हैं और फ्रूट्स का साइज भी अच्छा होता है, घार का वजन भी अच्छा होता है। प्रायः देखा गया है कि एक घार करीब 35 से 40 किलो तक एक पौधे पे इतना बड़ा लग जाता है जो टिश्यू कल्चर का प्लांट है। और इसके लिए ज़्यादातर पूरे देश में एक G9 वैरायटी है जिसको ग्रांड नेने कहते हैं, उसको मल्टीप्लाई किया जाता है और इसको फिर बाजार में बेच दिया जाता है। इसको किसान भाई भी प्रशिक्षण लेने के उपरांत इसको कर सकते हैं। इस टेक्निक्स में ज़्यादा इनपुट केवल इक्विपमेंट्स के लिए लगता है। एक कमरे की जरूरत पड़ती है, उसमें रैक्स रखी होती हैं, उसमें टाइमर लगा होता है, लाइट की व्यवस्था करनी पड़ती है। यदि आप प्रशिक्षण लेकर एक छोटी सी टिश्यू कल्चर लैब बना के इसका कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं और इसमें आप काफ़ी अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। जी, तो टिश्यू कल्चर से भी केले की खेती में आगे बढ़ा सकता है। इसके बारे में और क्या कुछ जानकारी होगी इसको भी हम जानेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप सभी बने रहें और देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। एक ब्रेक के उस पार जानकारियों का सिलसिला फिर से जारी रहेगा। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। फिलहाल एक कॉलर है हमारे साथ जुड़ गए हैं, जितेंद्र राणा हैं, ग्वालियर मध्य प्रदेश से। जितेंद्र जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। जितेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं तो सवाल पूछें। सर मैं बीरमपुरा गांव से बोल रहा हूँ, ग्वालियर से जी। सर मेरे यहाँ 10-12 पेड़ लगे हुए केले के जी। सर उनमें फल ना तो फूल आता ना फल आते हैं। 2-3 बार उनको काट भी दिया, अभी तक उनमें कुछ प्रोग्रेस नहीं हुई। कितने दिन हो गए पेड़ लगे हुए? जितेंद्र जी, कितने दिन हो गए पेड़ लगे हुए? चलिए डॉक्टर राकेश सिंगर जी। जैसा कि आपने बताया कि उसमें फ्रूट्स नहीं आ रहे हैं जी, लेकिन सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए था कि आपने ये पौधे कहाँ से लिए हैं, उनका चुनाव ठीक से किया हुआ है कि नहीं। लेकिन ऐसी दशा में आपको देखना चाहिए कि जो आपका जहाँ भी आपने केले लगा रखे हैं वो केवल एक ही पेड़ को आप चलने दें। ऐसा तो नहीं है कि पूरे चारों तरफ के जो पेड़ हैं उसके चारों तरफ जितने सकर्ष निकले हुए थे वो सब के सब बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक साल बाद जो एक सकर्ष है उसको आप बढ़ने दें, मूल जो तना है उसको बढ़ने दें, उसके आसपास जितने भी तने आपको दिखाई देते हैं उन सबको काट के निकालते रहें। जब वो बड़ा हो जाएगा तो लगभग करीब 12 या 13 महीने बाद आप देखेंगे ऑटोमेटिकली उसमें जो फूल है वो निकलेगा। और फूल निकलने से पहले आपको अपने यहाँ उसमें फर्टिलाइजर का प्रबंधन करना है। यदि आप NPK की संतुलित मात्रा डाल रहे होंगे, क्योंकि पौधे को न्यूट्रिशन की आवश्यकता भी होती है। हो सकता है आप उसमें खाद पानी नहीं दे पा रहे हो और खाद पानी आप समय से नहीं देंगे तो उसमें फ्रूटिंग नहीं आएगी। मुझे ऐसा लगता है कि जहां भी आपने वो केले लगा रखे हैं उसके चारों तरफ कई सकर्स हैं, वो एक झुंड सा बन गया होगा। जिस कारण से उनको बैलेंस डाइट नहीं मिल रही होगी, न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा होगा, तो उसमें फ्लावरिंग नहीं आ रही होगी। तो आपको ये करना है, इसका प्रबंधन करें।
आसपास जितने पौधे हैं, एक जो अच्छा आपको दिखाई दे रहा है उस मेन ब्रांच को चलने दें, आसपास के पौधे निकाल के साफ कर दें। जब उसमें फूल आने लगे और उस समय उसको आगे बढ़ने दें। उसके बाद साइड में ये ध्यान रखें कि जो साइड का एक सकर है वो चलता रहे, क्योंकि वो दूसरे साल फल देगा। और एक साल फल देने के बाद आप जो मेन ब्रांच है उसको काट के अलग कर देंगे, क्योंकि यदि आप उसको अलग नहीं करेंगे तो दूसरे सकर से उसमें भी फल नहीं आएंगे। तो आपको ये लगेगा कि मेरे खेत में फल क्यों नहीं आ रहे हैं या आपकी मेड़ पे फल क्यों नहीं आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखें कि उसमें आपने न्यूट्रिशन दिया हुआ है कि नहीं। जो पोषण तत्व हैं उन पोषण तत्वों को आपको सॉइल के अंदर देना बहुत जरूरी है। उस पे मिट्टी भी चढ़ा दें और समय समय पर यदि गोबर की सड़ी हुई खाद है तो उसको दें, लेकिन केवल इस बात का ध्यान रखें केवल एक पौधा चलने दें। बाकी आसपास के पौधे यदि आप हटा देंगे तो निश्चित रूप से उससे फल आएंगे। बिल्कुल, तो आप इस तरीके से अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, एक दर्शक और फोन लाइन से जुड़े हुए हैं, बिहार से हैं रजदीप कामत जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। हेलो रंजीत जी सवाल पूछिए। हेलो जी रंजीत जी आप सुन पा रहे हैं तो सवाल पूछें। नमस्ते सर। नमस्ते सर मेरा केला पे सवाल है जी। कि ये ईसु कल्चर का पौधा हमें कृषि विज्ञान केंद्र जो हमारा नजदीक का ये हमें उपलब्ध करवा सकता है जी, और इसमें 1 एकड़ पे कितना खर्च बैठ जाएगा इस पौधा पे, और ये बात बता दीजिए। उसके बाद मोटा अनाज पे इसका प्रोसेसिंग का हैदराबाद में हमें यानी पहुंचना पड़ेगा, तो इसका ऑनलाइन करना पड़ेगा कि वैसे ही यानी कि हम कभी भी जा सकते हैं ठीक है, ट्रेनिंग लेने के लिए हैदराबाद। जी रंजीत जी आप सवाल का जवाब सुनिए, आप आपकी समस्या का समाधान करते हैं। डॉक्टर राकेश जी सबसे पहले तो उनके टिश्यू कल्चर की जानकारी इनको चाहिए। जैसे आपने टिश्यू कल्चर के पौधे के बारे में कहा कि वो कृषि विज्ञान केंद्र से मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, लेकिन आपको ये देखना होगा उस कृषि विज्ञान केंद्र के पास टिश्यू कल्चर यदि प्रयोगशाला है तभी वो उपलब्ध करा पाएंगे। नहीं तो आप अपने जिले के आसपास जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं उन इंस्टीट्यूट से संपर्क स्थापित करें, जो कृषि विश्वविद्यालय हैं या संस्थान हैं जहां पर टिश्यू कल्चर का काम होता है, आप उनसे संपर्क करेंगे तो आपको टिश्यू कल्चर की पौध मिल जाएगी और उसको आप लगाएंगे तो उससे आपको फायदा होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप खेत में लगाने जाएंगे तो 1 हेक्टेयर खेत में यदि आपकी पौध से पौध की दूरी 1.5 1.5 मीटर बाई 1.5 मीटर होगी तो करीब 4400 पौधों की आवश्यकता पड़ती है। यदि आप 2 मीटर बाई 2 मीटर में लगाएंगे तो इसकी संख्या कम हो जाएगी। वहां पर आपको यदि 3500 आपके पास पौधे हैं वो लगाए जा सकते हैं। इनका जो रेट है, टिश्यू कल्चर पौधे का रेट है, वेरी करता है जिले से जिले के अनुसार। आपकी कितनी दूर लेबोरेटरी है, आप कहां से मंगा रहे हैं, कौन से संस्थान का आपने चुनाव किया है, इस बात का ध्यान रखना है। यदि हमारी आप यूनिवर्सिटी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में है, यहां से मंगाना चाहेंगे तो आपको 20 रुपए प्रति पौधा प्राप्त हो जाता है। लेकिन आप किसी भी संस्थान से यदि प्राप्त करते हैं टिश्यू कल्चर का जो पौधा है हाइको ट्रे में, जब हाइको ट्रे होती है तो एक छोटे छोटे पौधे आपको प्राप्त होते हैं, वो बहुत सस्ते मिल जाते हैं। आप जनवरी फरवरी के महीने में उन टिश्यू कल्चर पौधों को अपने पास मंगा लें, फिर पॉली बैग्स के अंदर या कोई भी बैग ऐसे हैं उनके अंदर उन पौधों को लगा देंगे तो आप देखेंगे 4 महीने के अंदर आपको कम से कम 6 इंच का पौधा प्राप्त हो जाएगा, जो कि कम कीमत पे मिलेगा। यदि टिश्यू कल्चर का हाइको ट्रे में पौधा मंगाते हैं तो 9 से 10 रुपए का आपको प्राप्त हो जाएगा और वो 4-5 महीने के अंदर जब आप रखेंगे उसमें पानी डालते रहेंगे, नेट हाउस ऊपर लगा लेंगे, वो धीरे धीरे पौधे आपके बड़े हो जाएंगे और उसके बाद आप वो को खेत में ट्रांसफर करने के लिए वो रेडी रहेंगे। तो आप अपने यहाँ भी टिश्यू कल्चर का प्लांट लेके उसकी हार्डनिंग कर सकते हैं और हार्डनिंग के उपरांत यदि खेत में ट्रांसफर करेंगे तो वो आपको काफी सस्ता पड़ जाएगा। तो आपको प्रयास ये भी करना चाहिए कि हाइको ट्रे में मंगा के अपने यहाँ उसको हार्डनिंग करें और फिर उसके बाद खेत में तैयारी करके उसको ट्रांसफर कर दें। और ट्रांसफर करने का सबसे उचित समय जो है वो जून का महीना होता है जी। मई जून में पहले आप तैयारी कर लें, अप्रैल मई में गड्ढों की तैयारी करें, उसके बाद उसको ट्रांसफर करेंगे तो वो आपको उत्पादन अच्छा देंगे जी। तो रंजीत जी केले की समस्या का आपका समाधान हो गया। अब रुक करते हैं डॉक्टर चमनदीप जी का। डॉक्टर चमनदीप जी हमारे दर्शक थे, उनको जानकारी ये चाहिए थी कि हैदराबाद में जो ट्रेनिंग सेंटर है प्रोसेसिंग को लेकर उसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन कराया होता है, क्या ये ऑनलाइन एप्लीकेशन करें या डायरेक्ट वहाँ जाएँ या फिर अपने क्षेत्र में भी ये प्रोसेसिंग के बारे में जानकारी ले सकते हैं? जी देखिए, केला प्रोसेसिंग है तो उसके लिए जो हैदराबाद है उसके अंदर तो वैसे मिलेट्स का भी है और
बाकी उनका भी वो देते हैं, वो पर्टिकुलर ट्रेनिंग शेड्यूल एक डिसाइड होता है, 7 डेज 21 डेज। तो फिर वो जब डेट डिसाइड करेंगे तब वहां जाकर के वो ले सकते हैं ट्रेनिंग। और जैसे बिहार में केला होता है काफी अच्छा, तो नो डाउट कोई ना कोई इंस्टीट्यूट इनको अपने स्टेट में भी अच्छा मिल जाएगा जो केला प्रोसेसिंग से रिलेटेड, बनाना प्रोसेसिंग से रिलेटेड ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करता होगा, नो डाउट। जी काफी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है प्रोसेसिंग से रिलेटेड हैं, तो वहाँ कोई ना कोई कृषि विज्ञान केंद्र ऐसा होगा जो अच्छा वर्क इसके ऊपर कर रहा होगा। तो ये जी। अपने स्टेट में भी करेंगे ट्राई तो बहुत इजीली इनको मिल जाएगा। जी फिलहाल एक दर्शक है, उनका रुख कर लेते हैं। अनिल सिंह हैं देवरिया से, अनिल सिंह जी का रुख कर लेते हैं। अनिल सिंह जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। अनिल सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं तो हमें सवाल पूछिए। जी जी, हमें मक्का की खेती करनी है गर्मी की सीजन वाली। जी, मक्के की खेती के बारे में आपको जानकारी चाहिए? जी जी जी, डॉक्टर चमनदीप जी, इनकी कोई मदद हो सकती है? जी, मक्के की खेती की हम बात करें तो हाँ, उसका अब सीजन आ गया है, बुआई का भी, और फिर थोड़े टाइम बाद उसका थ्रेशिंग का भी आ जाएगा। और इसके लिए आप पाइनोर जो है वो भी काफी अच्छी मानी जाती है प्रजाति। और साथ साथ ऐसी काफी सारी जो हाई यील्डिंग वेराइटीज है उनका आप उपयोग करें। प्रताप मक्का राजस्थान में काफी अच्छा चलता है, MPU80 की वैरायटी है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसी बहुत सी हैं। और साथ साथ इसके अंदर जो फर्टिलाइजर्स हैं या जो इसका स्टोरेज जो प्रैक्टिसेस हैं उसको भी बहुत अच्छे से आप यील्डिंग के अंदर आप यूज कर सकते हैं। स्टोरेज के अंदर जैसे कभी चूहा वगैरह आ जाता है तो रोडेंटिसाइड्स का उपयोग करें। और हम बात करें इसमें कि ट्राइकोडर्मा वगैरह है, या आजकल तो ट्रीटेड सीड आते हैं, तो उन सब चीजों की भी इतनी जरूरत नहीं पड़ती, ऑलरेडी हाई यील्डिंग वैरायटी है तो वो लगभग बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। और अपनी फसल, आजकल जो भुट्टे हैं वो भी 4-4, 5-5, 6-6 भुट्टे भी एक उस पर आ जाते हैं। तो आप पाइनोर जैसे वैरायटी है उसका आप इस्तेमाल करें, और जो सिमिलर जो पैटर्न है वही फॉलो करें जो बाकी मक्के की फसलों का होता है, इजीली आप उसको कर सकते हैं। जी, तो अनिल जी, आप इस तरीके से मक्के की खेती में आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार कुछ और सवालों के जवाब जानेंगे अपने एक्सपर्ट से, लेकिन आप सभी बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। एक ब्रेक के उस पार फिर से लौट रहे हैं। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहां मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक दर्शक हमारे साथ फिलहाल कॉल पे जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। युद्धवीर सिंह जी हैं पौड़ी से, उत्तराखंड से। आपका बहुत स्वागत है युद्धवीर जी, अपना सवाल पूछिए। युद्धवीर जी, अपने टेलीविजन की आवाज कम कर लीजिए, फिर अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, सर, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे केले के बाग में तना छेदक कीड़ा लग रहा है जिससे कि पेड़ जल्दी टूट के गिर जा रहे हैं सर, और मैं व्यावसायिक खेती करना चाहता हूँ केले के बाग पे कुछ। जी तो जी, आप कुछ मदद करें सर। जी युद्धवीर जी, आपकी समस्या का समाधान बिल्कुल किया था। डॉक्टर राकेश सिंह जी, केले के पौधों में इनके तना छेदक कीड़े लग गए हैं, समाधान कीजिए समस्या का। जी, जैसे देखा गया है कि जहाँ पर पौड़ी ज़िले में आप इसकी खेती कर रहे होंगे तो इस समय वहाँ टेम्परेचर काफ़ी डाउन होने के कारण खेत में काफ़ी नुकसान हो जाता है और पाले के कारण काफ़ी पत्ते सूख जाते हैं। तो आपको सबसे पहले तो ये करना है कि खेत की सफाई करें पूर्णतः, जो खरपतवार हैं उनको निकाल दें और जो पौधे हैं उस पर मट्टी चढ़ाएं। सभी पौधों पर मट्टी चढ़ाने का काम करें और जितने भी पाले के कारण पत्तियां जो गल गई थी, जो सूख गई थी, पीली पीली नजर आती हैं, उनको काट के अलग कर दें। इससे क्या होगा कि अब धूप जैसे ही ज़्यादा बढ़ेगी, टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज होगा, नई पत्तियां निकल के आएंगी और खेत लगभग एक सा हो जाएगा। दूसरा, आप उसमें ये देखें कि बेबिस्टीन या मैंकोजेब का 2% का घोल बना के अपने खेत में उसका छिड़काव कर दें। छिड़काव करेंगे
तो आपका जो फसल है जिसमें मोर्टेलिटी आपको ज़्यादा दिखाई दे रही है वो ठीक हो जाएगी और आपकी फसल ठीक से चलेगी। दूसरा काम आपको ये और करना है कि आप संतुलित मात्रा में जो उर्वरक हैं, कम से कम एक पौधे को हमें जरूरत पड़ती है कि 300 ग्राम नाइट्रोजन, 100 ग्राम फास्फोरस और हमें 300 ग्राम पोटास की जरूरत पड़ती है और इसको हमें कई भागों में बांटकर समय समय पर पौधों को देना पड़ता है। आप कि क्या स्टेज है, आपने कब लगाया था, ये मैं आपका केला भी यहाँ से नहीं देख पाया हूँ, लेकिन आपको ध्यान देना है कि यदि फल की स्टेज पर आपका केला पहुँच गया है तो उसमें आप नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस की संतुलित मात्रा, जो थार है आपका, जो मेन स्टेम है उसके चारों तरफ जो स्पेस है उससे करीब 1 फीट की दूरी को छोड़ते हुए इनकी संतुलित मात्रा प्रत्येक पौधे में डालें, जिससे कि उसको न्यूट्रिशन मिलेगा और जो आपके समस्या है उससे भी निदान मिलेगा। तो आपको सबसे पहले एक चीज और ध्यान में रखनी है कि इसमें पानी का प्रबंधन ठीक से करें, क्योंकि एक केवल केले की फसल ऐसी है जिसको पानी की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है। तो पानी जरूर 5-6 दिन बाद उसको देते रहें। पानी देंगे तो आपका पौधा ठीक से चलने लगेगा, अच्छा हो जाएगा, क्योंकि केला जो है वो पानी बहुत अधिक मांगता है। पहले जो हमारे घाक की कविताएं थी उसमें भी कहा गया था धान, पान और केला तीनों पानी के चेला। तो आपको पानी प्रबंधन भी समय समय पर करना है और यदि आपके पास पानी कम है, यदि इसका ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से आज मैनेजमेंट कर लेते हैं तो आपको 2 फायदे हो जाएंगे। एक तो पानी की बचत भी कर लेंगे, संतुलित मात्रा में जो फर्टिलाइजर की जरूरत है वो भी आप अपने पौधों को दे देंगे। तो कोशिश करें कि ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग करें। भारत सरकार इसमें सहायता दे रही है किसानों को, आप उसका उपयोग करें और अपने खेत में ड्रिप इरिगेशन लगा के अच्छी तरह से प्रबंधन करेंगे तो आपकी खेती जो केले की है वो बहुत अच्छी हो सकेगी। जी, तो इस प्रकार से आपके केले की जो खेती है उसमें आपको समस्या आ रही है, उस समस्या का समाधान डॉक्टर राकेश जी ने कर दिया। आप केले की खेती में आगे बढ़ें, यही हम कामना करेंगे। फिलहाल रुक करते हैं डॉक्टर चमनदीप कौर जी का। डॉक्टर चमनदीप जी एक दर्शक है हमारे जिन्होंने व्हाट्सएप के जरिए हमें सवाल भेजा है। श्रावस्ती उत्तर प्रदेश से अवधेश कुमार पांडे हैं। वो जानना चाहते हैं कि मैं मोटे अनाज की खेती करना चाहता हूँ लेकिन बीज नहीं मिल पा रहे हैं, बीज उन्नत बीज कहाँ से मैं लेकर आऊँ? जी, उन्नत बीज बाजरे के तो हम बात करें तो अवेलेबल उनको मार्केट में बहुत इजीली हो जाएंगे। बाकी हैदराबाद है या महाराष्ट्र में भी मिलेट से रिलेटेड है अच्छे इंस्टीट्यूट, तो हैदराबाद और महाराष्ट्र में भी ये कांटेक्ट कर सकते हैं बहुत इजीली और वहां से इनको जहां ये चाहते हैं घर पे बीज प्रोवाइड हो जाएगा। बाकी आजकल तो फोर्टिफाइड सीड्स हैं या ये हरियाणा जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहां पे भी ये ट्राई कर सकते हैं आराम से। ऑनलाइन ये नंबर सर्च करेंगे, वहां कांटेक्ट करेंगे तो इजीली इनको हाइब्रिड वैरायटी या फोर्टिफाइड वैरायटीज, मिलेट्स, बाजरा या जो भी ये चाहते हैं वो इनको इजीली अवेलेबल हो जाएगी अच्छे कॉस्ट पे। कॉस्ट भी कोई ज्यादा नहीं होती है, बहुत ही लिमिटेड कॉस्ट के होते हैं क्योंकि ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज होती हैं तो ये क्वालिटी सीड भी प्रोवाइड करती हैं और इनकी प्राइस भी बहुत ज्यादा हाई नहीं होती, लिमिटेड कॉस्ट होती है। जी डॉक्टर चमनदीप जी, इसके साथ ही कुछ देर पहले जब चर्चा की शुरुआत हुई आपने कहा कि 2 दशक से ज़्यादा हो गया है कि हमारे रोज़मर्रा के जीवन से हमने मिलेट्स का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। हम प्रोसेसिंग तो कर लें लेकिन ऐसी कौन सी प्रैक्टिसेस हैं, ऐसी कौन सी आदतें हमें अपनानी होंगी जिसके ज़रिए ये जो रोज़मर्रा के जीवन में हम मिलेट्स का उपयोग भी कर सकें, क्योंकि प्रोसेसिंग करने से जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती, उसका उपयोग करना भी बहुत आवश्यक होगा। उसके लिए कौन सी प्रैक्टिसेस होनी चाहिए? डेली जो हमारी फूड हैबिट्स हैं उसमें हमको इनको इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर हम ब्रेकफास्ट करते हैं मॉर्निंग में तो बाजरे का जैसे स्टफ्ड हम कर सकते हैं या इडली जो है ब्रेकफास्ट में हम सिर्फ हमको आटा ही चेंज करना है। देखिए बाकी कुकिंग प्रोसेस सेम है इसके अंदर, हम जो भी हम आटे से बनाएं या राइस से बनाएं या मैदे से बनाएं, बस वो जो आटे का जो प्रोसेस, बस हम फ्लोर अगर चेंज करेंगे, ज्वार, बाजरा, रागी इन सब का उपयोग करेंगे तो हम सिमिलर उस टाइप की चीजें बना लेंगे। तो ये है कि सबसे पहले हम अपनी फूड हैबिट्स को चेंज करें और इनके टेस्ट भी काफी अच्छे होते हैं। तो हम तो जैसे पर्सनली काफी सारे रेस्टोरेंट्स भी काफी अच्छे खुले हैं, जैसे हैदराबाद है वो मिलेट का इंस्टीट्यूट है और वहां पर उन्होंने काफी मोटिवेट भी किया इन सब चीजों को के रेस्टोरेंट्स भी ओपन हुए हैं
मिलेट बेस्ड। तो ये है कि इसमें अगर आपको फूड हैबिट्स है तो वीक में वही 2 या 3 बार आप इसको ब्रेकफास्ट में लें, डिनर में लें या लंच में लें। ब्रेड्स की फॉर्म में अगर हम बात करें तो वो भी आजकल काफी प्रचलन में आ रही है। आप वही जो पास्ताज हैं इन सब में भी मिलेट्स का यूज किया जा रहा है। वही है कि आप वीक के अंदर 2 और 3 डेज भी अगर आप अल्टरनेट डेज में आप इनका यूज करते हैं तो आपके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा रहेगा और आपका टेस्ट भी अच्छा डेवलप होता जाएगा और धीरे धीरे ये आपकी फूड हैबिट्स में रिवाइव होते रहेंगे, क्योंकि इनका फ्लेवर और टेस्ट बहुत अच्छा होता है। आप ये खा के ये नहीं कह सकते बिस्किट है, केक है, कुकीज है कि आटा मैदा का ज्यादा टेस्टी है और ये टेस्टी नहीं है। टेस्ट वाइज कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा इसके अंदर, श्योरिटी है। डॉक्टर चमनदीप जी, इसके साथ ही कोई प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहता है छोटे स्केल पर या बड़े स्केल पर, तो उसके लिए क्या सरकार द्वारा सब्सिडी, क्या स्कीम चलाई जा रही है और कितने लोग जुड़कर एक यूनिट को स्टार्ट कर सकते हैं, इसके बारे में कोई प्रावधान है क्या? हाँ जी बिल्कुल, जैसे मैं आपको कह रही हूँ PMFME स्कीम है, वो फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड ही सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। स्टार्टिंग में 100% थी 3 मंथ्स के लिए, फिर 75% सब्सिडी हुई, फिर 50% हुई, अभी ये 35% है लगभग 3 ईयर्स से। तो इसके अंदर ये बेनिफिट है कि इसके अंदर FPOs हैं लगभग हम बात करें फार्मर्स प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर फार्मर्स आकर के जुड़ते हैं लगभग 200-300, तो और या SHGs हैं जितनी भी लेडीज का होता है, उसमें पर कैंडिडेट को 40,000 रुपीज गवर्नमेंट देती है, उनके लिए सैंक्शन करती है। और उसके अंदर भी फिर वो हम बात करें जैसे मिलेट बेस्ड भी उसके अंदर वो अपना बेकरी या जो भी वो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। FPOs को दे रही है तो ग्रो के लिए भी जो उसके लिए भी सीड अवेलेबल हो जाएगा। और हम बात करें कोई दूसरी भी वो करना चाहते हैं, अगर सरसों काफी अच्छा होता है तो उसकी रिफाइनरीज वगैरह भी वो कर सकते हैं। मतलब इसके बहुत ही वास्ट पैरामीटर्स हैं, जूस वगैरह सब कुछ फार्मर्स उसमें कर सकते हैं। इसके अंदर 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। और अगर हम बात करें मशीन्स हैं तो वो प्रोडक्शन बेस्ड भी बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं आती हैं, 5-6 लाख में बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। बाकी जो आपको जो पर्सनली है वो 6 लाख या 6.5 लाख आपको खुद को बियर करना पड़ता है, बाकी गवर्नमेंट उसमें फ्री कर देती है। तो ये बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज है फार्मिंग कम्युनिटी के लिए, वो अपना कुछ एस्टेब्लिश करना चाहते हैं एंटरप्रेन्योर, प्लस रूरल यूथ है या अर्बन यूथ है या आजकल लेडीज जो हैं वो भी एंटरप्रेन्योर की तरफ ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ रही हैं, तो उन सब चीजों को फॉलो किया जा सकता है। बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी ऐसी बहुत सी स्कीम्स लॉन्च करती है। मुद्रा योजना है एक, जिसके अंदर प्रेफरेंस। चमनदीप जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, लौटूंगा आपके पास, लेकिन फिलहाल एक दर्शक है उनका सवाल ले लेते हैं। महकार सिंह हैं, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश से। महकार जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। महकार जी, आप सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल पूछें। हाँ जी, रागी किस समय बोई जाती है और इसमें किस तरह बुआई की जाती है इसकी? जी, रागी के बारे में जानकारी चाहते हैं। डॉक्टर चमनदीप जी, अपनी बात पूरी कीजिए और इनकी रागी की समस्या का समाधान कीजिए। देखिए, रागी वही है, इसके लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर वही रबी का होता है, प्लस इसके अंदर इरिगेशन जो है वो भी पैटर्न लगभग फसल वही 120 डेज के अंदर बन के तैयार हो जाती है। पर इसके लिए थोड़ा सा एनवायरनमेंट जो है वो उसी अकॉर्डिंग होता है और इरिगेशंस भी ज़्यादा नहीं दी जाती हैं, और जो फर्टिलाइजर्स आप प्रॉपर उसका इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी फसल को बहुत अच्छे से पालेंगे, अपने टाइम पर वो ग्रो हो जाएगी और अच्छे से आप उसका इकोनॉमिकली भी काफ़ी अच्छा आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। जी, तो आप इस तरीके से फसल उत्पादन में आगे बढ़ सकते हैं। डॉक्टर चमनदीप जी ने आपको समस्या का समाधान किया। फिलहाल चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप सभी बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हलो किसान। एक ब्रेक के उस पार लौट रहे हैं। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट,
खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रुक करते डॉक्टर राकेश सिंह जी का। डॉक्टर राकेश सिंह जी, इस चर्चा के दौरान कई ऐसे सवाल थे जो बहुत महत्वपूर्ण थे, लेकिन उनके जवाब समय के कमी की वजह से अधूरे रह गए। जैसे एक दर्शक का सवाल था कि उनके पौधे में फल नहीं आ रहा है जी, तो कहीं ना कहीं प्रबंधन का इशू था। अगर प्रबंधन की बात करें तो केले के फल जो पौधे हैं उसको लगाने के बाद और फसल उत्पादन तक किन किन अवस्थाओं में उसमें खाद का उपयोग करना चाहिए और किस प्रकार की बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये बताइए। जब भी आप केले की खेती करना प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपको गड्ढे की खुदाई ठीक से करनी है। 60 × 60 × 60 सेंटीमीटर का गड्ढा खोदना है और इसमें गोबर की सड़ी हुई खाद उसको कम से कम 20 किलोग्राम तक डाल देना है जी। उसमें कुछ बेबिस्टीन डालना है, करीब 50 ग्राम बेबिस्टीन डाल दें। तो उसके उपरांत उसमें पानी लगा दें, क्योंकि जो गोबर की सड़ी हुई खाद की गर्मी है वो दूर हो जाएगी और उसको कुछ दिन ऐसे ही छोड़ दें। उसके बाद आप पौध लाकर कहीं भी किसी भी अच्छे संस्थान से जो टिश्यू कल्चर के प्लांट्स हैं उनको लाकर उसमें लगा देंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे पौधों में वृद्धि अच्छी होने लगेगी। लेकिन इस पे आपको समय समय पर मट्टी चढ़ानी है। साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि खेत में ज़्यादा खरपतवार नहीं होने चाहिए, तो उनका भी नियंत्रण करना है। और यदि आपको बहुत अच्छी पैदावार लेनी है, बहुत से किसान ऐसे हैं कि वो जब इसकी केले की खेती बनाने की खेती प्रारंभ करते हैं तो वो इंतजार करते हैं कि जब फल आएगा तभी उसमें से तोड़ेंगे और बीच का जो स्पेस है खाली छोड़ देते हैं। मेरा मानना ये है कि आप बीच का स्पेस खाली ना छोड़ें, उसमें सहफसली खेती को अपना लें, क्योंकि जो सहफसली खेती करेंगे तो आपको कम से कम 1 साल बाद केले की फसल मिलेगी, लेकिन इसके बीच में आप जो भी फसल बोएंगे वो आपको पैसा देगी। तो इसलिए आप खेत को खाली ना छोड़ें। पहले साल गड्ढे से गड्ढे की दूरी आप 2 फीट रखना चाहें 2 फीट रखें, 2 मीटर रखना चाहें 2 मीटर रखें, लेकिन जो रिकमेंडेड है वो करीब 1.5 मीटर बाई 1.5 मीटर है। जैसे ही आप सहफसली खेती करना चाहते हैं, आपका ट्रैक्टर बीच से निकल सके, उसकी जुताई आप आसानी से कर सकें, तो आप लाइन से लाइन की दूरी बढ़ा सकते हैं, पौध से पौध की दूरी भी बढ़ा सकते हैं। तो उस बात को ध्यान में रख के करें। आप अपने खेत को खाली ना छोड़ें। मेरा मानना है कि उसमें कोई ना कोई, चाहे उर्द की खेती करनी है, मूंग की खेती करनी है, हल्दी की खेती करनी है, या फिर जो भी आपको फसल करनी है उसको कर लें। लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि वो ऐसी फसल लें जिसमें पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती हो, क्योंकि इसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इसके दोनों तरफ नालियाँ होंगी, उसमें पानी आपको देना पड़ेगा। बीच में जो बेड बनाएंगे वो थोड़ा ऊंचा बनाना पड़ेगा। इस तरह से आपको उसका प्रबंधन करना पड़ेगा। फिर जब आप पौधा धीरे धीरे बढ़ने लगे तो आपकी जब फ्रूटिंग स्टेज है करीब करीब ये आपको 12 महीने बाद दिखाई देगी, तो उस समय फिर से उसमें फर्टिलाइजर डालेंगे आप। जो आपके पास डोज बची हुई थी उसमें नाइट्रोजन का मात्रा डालेंगे, फास्फोरस डालेंगे, पोटाश डालेंगे। तो इसका भी ध्यान रखना है। दूसरा, जब फल आने लगते हैं तो ज्यादातर किसान भाई देखे गए हैं कि उसके ऊपर जो नर पौधा होता है, जो नर फूल होता है, उस नर फूल को तोड़ के नहीं डालते जी। राकेश जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, एक दर्शक है हमारे साथ, पहले उनका सवाल लेता हूं फिर लौटूंगा आपके पास। मुरारी श्रीवास्तव है देवरिया उत्तर प्रदेश से। मुरारी जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। मुरारी जी सुन पा रहे हैं तो सवाल पूछें। हाँ जी, सुन रहे हैं। शुक्ला जी, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है आपका जी। सवाल पूछिए। हाँ, ये जानना है हमें कि ये जो टिश्यू कल्चर वाला पौधा है जी, ये हमें कहाँ से मिल जाएगा? हमारे स्टैंड उनकी देवरिया में जी। डॉक्टर राकेश सिंह जी, अपनी बात पूरी कीजिए और उनकी समस्या का समाधान भी। जो आपने केले के पौधे की बात की है, आपको लखनऊ में जो CST की लैब है आपको वहां से प्राप्त हो जाएगा। वहां पर जो उद्यान अधिकारी हैं लखनऊ में, उनके यहाँ भी टिश्यू कल्चर की लैब है, वहां से भी पौधा प्राप्त हो जाएगा जी। आपके आसपास कोई भी कृषि विज्ञान केंद्र है, वहां पर आप जाके उद्यान अधिकारी से कहेंगे कि आपको एक अच्छा टिश्यू कल्चर का पौधा लेना है, तो वो आपकी हेल्प करेंगे। और आपको यदि हमारे यहाँ से लेना है तो मेरठ से, मैं मेरठ से हूँ,
तो आप सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से हमारे से संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी पौध उपलब्ध कराने में हेल्प करूंगा। जी, मैं बता रहा था कि प्रबंधन करने के लिए अच्छा घर लेना है जिसका वजन अच्छा हो जाए, फल का साइज अच्छा हो, देखने में अच्छा लगे, तो आपको फूल को समय पर तोड़ देना है। बिल्कुल। जैसे ही आपका घर का साइज 1 मीटर हो तो आप जो नीचे पिंक कलर का फूल होता है उसको तोड़ के अलग कर दें और वहां पर 2% का बेबिस्टीन का जो सोल्यूशन बना के रखा हुआ है जहां से तोड़ेंगे वहां उसको लगा देंगे, तो उससे क्या होगा, इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। धीरे धीरे पौधे को न्यूट्रिशन मिलेगा और वो फल जो है मोटे होने शुरू कर देंगे। जब मोटे हो जाएंगे, करीब करीब 3.5 महीने का समय लगता है, जब घार पूरा साइज ले लेता है और वो काफी आकर्षित केला उस पर लटकता हुआ आपको दिखाई देगा। लेकिन कभी कभी देखा गया है कि जमीन ज्यादा मुलायम होने के कारण और घार का वजन अधिक होने के कारण केले के पौधे गिर जाते हैं खेत में। तो उनको गिरने से रोकने के लिए आपको उसको बचाना होगा और उसमें कैंची लगानी होगी। 2 बल्लियां या बांस की आप कैंची लगाएंगे, जिधर घार है उससे उसको सपोर्ट देंगे जिससे वो पौधा आपका टूट के नीचे नहीं गिरे। बिल्कुल। दूसरा काम आप कर सकते हैं, रस्सी से उस केले के घार को एक पौधे से बांध के और दूसरे पौधे की तने में यदि रस्सी बांध देंगे तो आपको बांस की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्ली की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप रस्सी के माध्यम से ही एक दूसरे पौधे को बांध के आप अपने पेड़ को गिरने से बचा सकते हैं। ठीक, तो इन कुछ खास ऐसे विशेष बातें हैं जो केले की खेती में अपनानी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि पौधा लगाने से लेकर फसल उत्पादन तक किन बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर इन सभी बातों को लेकर लगाकर चलेंगे तो अच्छा खासा उत्पादन आपको मिलेगा। रुक करते हैं डॉक्टर राकेश सिंह जी का एक बार फिर से। डॉक्टर राकेश जी, इसके साथ साथ ही बात इस चीज़ की भी हुई कि ड्रिप इरीगेशन की तरह आप उसका खेती में आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप जल संरक्षण भी कर पाएंगे, साथ ही साथ आपकी पौध भी अच्छी रहेगी क्योंकि सिंचाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर हम बात करें इंटरक्रॉपिंग, क्या इंटरक्रॉपिंग में कुछ ऐसी फसलें हैं जिसमें हम कम सिंचाई के जरिए केले के भी सुरक्षित सिंचाई कर सकते हैं और उस जो दूसरी फसल हम ले रहे हैं उसमें भी पानी का कम उपयोग हो, क्योंकि बहुत सीमित मात्रा में जल हमारे पास बचा है और हमारे किसान भाई की सबसे पहले जिम्मेदारी होती है कि हम जल संरक्षण में भी साथ दें। जी, आपको चाहिए कि गवर्नमेंट से सब्सिडी प्राप्त करने के उपरांत आप ड्रिप इरिगेशन अपने खेत में लगवा लेंगे तो उससे आपका जल संरक्षण भी होगा और संतुलित मात्रा में आप पोषण भी दे सकेंगे। इंटरक्रॉपिंग यदि करनी है तो बीच में जो मैड वाला स्थान आप ऊंचा कर लेते हैं, बेड जो बना लेते हैं, इसके अंदर आप किसी भी पल्स को ले सकते हैं, वेजिटेबल्स को ले सकते हैं और साथ साथ आप गेहूं भी करना चाहें उसको भी कर सकते हैं। पहले वर्ष में तो आप कोई भी क्रॉप ले सकते हैं क्योंकि उनके पौधों का साइज छोटा होता है और उनको बड़े होने में करीब 1 वर्ष का समय लगता है। इस बीच में आप कोई भी खेत में बीच में फसल ले सकते हैं। आपको खाली नहीं छोड़ना है क्योंकि खाली आपका रहेगा तो आपको निराशा हाथ लगेगी, आप सोचेंगे कि एक साल तक मुझे फल नहीं प्राप्त हुए। तो इस बीच में आपको उसमें कोई ना कोई फसल बो देनी है। तो उसके उपरांत आप देखेंगे कि आप उस फसल को तोड़ के मार्केट में भेजे, उससे भी इनकम कमा सकते हैं और बाद में आपको केला तो प्राप्त होगा ही। इसके अलावा आपको जो ड्रिप इरिगेशन है इसको लगा लेंगे तो पानी भी आप नियंत्रित मात्रा में और जो फर्टिलाइजर है उसको भी आप प्रत्येक पौधे को नियंत्रित मात्रा में जो रिकमेंडेड डोज है उसको आप दे सकेंगे, जिससे आपका जो कॉस्ट है वो भी कम आएगी और आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो सकेगा। जी डॉक्टर राकेश, इसके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि जो हमारे केले के पौधे होते हैं वो साल में कितनी बार पौधे देते हैं, फल देते हैं, और एक बार जो केले का फल आ गया उसके बाद क्या जब उस फल देना बंद कर देता है उसका और इस्तेमाल किया जा सकता है? कुल मिलाकर ये बात है कि फसल अवशेष प्रबंधन किस प्रकार से करें, इसका क्या क्या उपयोग हो सकता है, क्या कोई उत्पाद बना सकते हैं? जी, जैसे ये आपने क्वेश्चन किया, इसमें देखा गया है कि हमारे कई किसान भाई ऐसे हैं जो एक पौधा लगाने के बाद वर्षों तक इंतजार करते रहते हैं। ऐसा नहीं करना है। केले का जो पौधा है जिसमें एक बार फल आ जाएगा उसमें दोबारा फल नहीं आएगा। तो आपको इस तरह से प्रबंधन करना है कि एक स्टेम को चलने देना है, उसके आसपास के जो सकड़ से उनको हटाते रहना है। जैसे ही उस पौधे में फल आना शुरू हो जाएगा तो उसके उपरांत फिर आप उसके साइड का एक सकड़ चलने देंगे, क्योंकि आपका ये पेरिनियल फसल होती है। केले का टिश्यू कल्चर के माध्यम से जो पौधे हैं एक खेत में आप 7 वर्ष तक उनसे उत्पादन ले सकते हैं। 7 साल तक आसानी से वो पौधे चलते रहते हैं, इसलिए आपको एक पौधे को चलने देना है, बाद आसपास के सकर्स को हटा देना है। जी, अब इसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो स्टेम है जिसको आप उठा के फेंक देते हैं उस स्टेम्स को इकट्ठा कर लें और उसके बाद उसको डिकम्पोज कर लें, तो वो आपका फर्टिलाइजर के यानी खाद के रूप में उसको हम प्रयोग कर सकते हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तकनीकी तरीके से बात ये कहना चाह रहे हैं आप। जी डॉक्टर राकेश जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, फिलहाल रुक करते हैं डॉक्टर चमनदीप कौर जी का और समय समाप्ति का और इशारा कर। डॉक्टर चमनदीप जी, जाते जाते कुछ बहुत संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे आप?
मैं यही कहना चाहूंगी, जो बाजरा, ज्वार, रागी, मिलेट्स हैं, उनका अभी आने वाले दौर में काफी अच्छा जो इनपुट है और जो आउटपुट, जो रिजल्ट्स हैं, वो बहुत अच्छे मिलेंगे। जी। अगर हमारे फार्मिंग कम्युनिटी है, फार्मर्स हैं, रूरल यूथ है, अर्बन यूथ है, अगर वो इससे रिलेटेड कोई इंटरप्रेन्योर करता है, एज इसमें गवर्नमेंट, इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स भी काफी अच्छे बेनिफिट्स देती हैं, सब्सिडीज देती हैं, लोन देती हैं, और अगर आप इसमें इंटरप्रेन्योर भी देखते हो, या अगर हेल्थ वाइज भी आप अच्छा देखते हो, और आप इसको अपनी डेली जो हैबिट्स के, फूड हैबिट्स के अंदर इंक्लूड करते हो, तो ये ओवरऑल बहुत ही अच्छा एक Beneficiary है, रिजल्ट बिल्कुल। देगा आपको। हाँ, जी। बेनिफिट रहेगा, प्लस इसमें आप अगर इंटरप्रेन्योर एज बिजनेस देखते हो, तो अभी बहुत अच्छे चांसेस है इसमें एक अच्छा पैसा जी, यानी कि निकलने बहुत के, अच्छे क्योंकि अवसर अभी इस इस क्षेत्र पे, के अंदर हैं, हाँ, जो हमारे किसान भाई हैं, चाहे वो खेती किसानी के लिहाज से हो, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप के लिहाज से हो, दोनों चीज़ें बहुत ही फायदेमंद रहेंगी हमारे किसान भाइयों के लिए। फिलहाल चमनदीप जी, आपने कीमती समय निकालकर हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ी और हमारे दर्शकों के लिए जो महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर राकेश सिंह जी, आपने भी कीमती समय निकालकर स्टूडियो पहुंचे और केले की खेती को लेकर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के लिए पहुंचाई है, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद जी। तो आज के हेलो किसान कार्यक्रम में इन दो विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाई गई। उम्मीद करेंगे इन सभी जानकारियों से किसान भाइयों को लाभ होगा और सही समय पर इन जानकारियों का इस्तेमाल कर अच्छी खासी आप खेती में आगे बढ़ेंगे। अब आइए नजर डालते हैं कि अगले कौन से विषय लेकर हम हाजिर होंगे, जिसमें आप अपने सवाल पूछ पाएंगे। नजर डालते हैं अगले विषय पर। अगले विषय रहेंगे हमारे कृषि में ड्रोन तकनीक का प्रयोग, किस प्रकार से आप ड्रोन से अच्छी खेती कर सकते हैं, निगरानी कर सकते हैं। साथ ही साथ बात करेंगे मधुमक्खी पालन को लेकर, मधुमक्खी पालन कैसे किसान भाइयों की आय को बढ़ा सकता है और इसमें क्या कुछ संभावनाएं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। इन दोनों विषय से जुड़कर आपके कोई भी सवाल है तो आपको पता क्या करना है, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं अपने सवाल दर्ज कराने के लिए। ईमेल आईडी हमारा नोट कर लीजिए, hellokisan2015@gmail.com, ये हमारी ईमेल आईडी है। इसके साथ ही आप हमारे डीडी किसान के कॉल सेंटर पर भी फोन करके अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। फिलहाल ये ईमेल आईडी आप नोट कर सकते हैं, hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा डीडी किसान के कॉल सेंटर पर भी फोन करके अपने सवाल आप दर्ज करा सकते हैं। 1800-113060, सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक आपकी सेवा में नंबर खुला रहता है और आपके सुझाव और आपके सवालों का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि हम इस कार्यक्रम को और बेहतर कर पाते हैं। इसके साथ ही आप इस कार्यक्रम को दोबारा देखना चाहते हैं या कोई जानकारी आपसे छूट गई है तो आपको पता क्या करना है, आप इस टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करके सीधा डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी हेलो किसान के इस कार्यक्रम को कहीं पर भी बैठकर देख सकते हैं और कई किसानों तक इस जानकारियों को पहुंचा भी सकते हैं। इसके साथ ही आज के हेलो किसान कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे नए विषय, नए मेहमानों के साथ, नई जानकारियों के साथ। फिलहाल आप बने रहें डीडी किसान के साथ। हमारी टीम को आप दीजिए इजाजत। नमस्कार। मशीनों के दौर में जी रहे हैं हम। काम को बेहतर और आसान बना रही हैं मशीनें। खेती को दे रही हैं नई ऊंचाइयां, किसान के लिए हैं वरदान। कृषि मशीनरी पर आधारित देखिए हाईटेक खेती, शनिवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 7 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। रामसे हाउस द फैंटेसी वर्ल्ड, प्रत्येक रविवार रात 10 बजे, पुनः प्रसारण अगली रविवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। डीडी किसान
बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।